जय जय करवी गुजरात આપણું યોગમય ગુજરાત जय जय करवी गुजरात આપણું યોગमय गुजरात। नमस्ते, मैं हिनल ठक्कर इंडियन योग एसोसिएशन गुजरात चैप्टर के बिहाफ में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ ऑन द स्पेशल ओकेशन ऑफ 8th इंटरनेशनल योगा डे। Wishing you all a very happy International Yoga Day. इंडियन योग एसोसिएशन की शुरुआत बहुत सारे बड़े बड़े प्रोमिनेंट योगा ग्रुप में मिलके की है, जो अलग अलग प्रथा से जुड़े हुए हैं। जो हमारी प्राचीन प्रथाएं है योग की, उन अलग अलग प्रथाओं से जुड़े हुए हैं। उन सब ने मिलके इस होलिस्टिक साइंस ऑफ योग को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जैसे यूथ और हमारी आगे वाली जनरेशन को इसका सही नॉलेज मिले और एक ऑथेंटिक नॉलेज मिले, इसके लिए इसकी शुरुआत की है, जिसका 3 साल पहले गुजरात भी हिस्सा बना है। 3 साल पहले गुजरात चैप्टर की स्थापना हुई। 3 सालों में हमने जो हमारे सारे कमेटी मेंबर्स है, जो योग की अलग अलग एक्सपर्टीज रखते हैं, सबने मिलके गुजरात चैप्टर के सोशल मीडिया पर बहुत सारा नॉलेज शेयर करने की कोशिश की, बहुत सारा नॉलेज शेयर किया। छोटे छोटे वीडियोस, छोटी छोटी इवेंट्स के थ्रू हर एक मेंबर से, हर एक गुजरात के रहने वाले इंसान के साथ शेयर करने की कोशिश की। आज मैं आप लोगों के साथ हमारी वो 3-4 साल की जो जर्नी है वो लेकर आ रही हूँ। तो सबसे पहले हमारे चेयरमैन, इंडियन योग एसोसिएशन गुजरात चैप्टर के चेयरमैन आचार्य बिरजू महाराज ने हमारे अलग अलग सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर सबसे पहले जो अपना नॉलेज शेयर किया था, उसकी एक छोटी सी ग्लिम्स मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। और भी आगे जो कुछ भी हमने इन 3-3.5 साल में किया है, उन सब की छोटी छोटी झलक, हमारी पूरी जर्नी आज हम लोग यहाँ पे शेयर करने वाले। हमारे फाउंडेशन डे, हमारा सेलिब्रेशन ऑफ आगे जा चुके योगा डे, उन सबको आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली। जुड़े रहे मेरे साथ फॉर 4 hours बैक टू बैक। सो हमारे गुजरात चैप्टर की स्थापना हुई तब पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में पैंडेमिक चल रहा था। उस पैंडेमिक से कैसे बचे, पैंडेमिक में योग आप लोगों की कैसे मदद कर सकता है, उस बारे में हमारे आचार्य बिरजू महाराज जी ने एक बहुत ही अच्छा नॉलेज शेयर करता हुआ वीडियो रखा था, जो आपको वायरल इन्फेक्शन से बचा सकता है। सो अभी पैंडेमिक रुका नहीं है, वापस कहीं ना कहीं केसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो अभी भी एक फिर से एक बार वो देख के, वो नॉलेज लेके आप अपने आप को योग में और आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलो देखते हैं आचार्य बिरजू महाराज जी को। नमस्कार। श्री इंडियन योग एसोसिएशन गुजरात चैप्टर एंड इंटरनेशनल अलायंस ऑफ योगा थेरेपिस्ट इंडिया फाउंडेशन collaboratively have decided to give you a awareness video which I am presenting to you
prevention and cure of several epidemics and pandemics. See, today we are experiencing a very tough time. In this tough time, I remember there is Upanishad saying that Bhavatapena Taptanam Yogo Hi Paramaushadam. Those who suffer from all worldly grievances, or the resort for them is yoga only. Yoga prevents diseases to come in, to invade, and also cures, but the important is prevention. Because in Indian system, we believe through thousands of years in prevention rather cure. How yoga prevents? We need to understand this. Yoga prevents through boosting your immune. The immune is a process gifted by God to all living beings that can prevent all the invaders to invade in and cause disease. In yogic Shatkarmas, we have methods to cleanse the nasopharyngeal passage, the GI tract, the other cavities of the body from where these invaders can invade in. At present pandemic, the invader invades from the nasopharyngeal passage. So for that, the significant practice is Jalaneti. Jalaneti not only cleans but boosts your first line of defense to function at utmost. Right? So at a peak of immune system, God has given us the first line of defense from where 80% of the microbes are trapped and thrown outside. This nasopharyngeal passage contains mucus, right? Through Jalaneti, I will explain you the process also. We have to take a neti pot, that is like a baby feeder cup, with which we have to use a normal saline water, a pinch of salt dissolved within warm water and put in the pot. With that pot, you have to insert the nose of the pot in your nostril and lean sideways so that automatically the water will pass through the sinuses and come through the other nostril. It will come out from the other nostril. This is the process that will boost the first line of defense of your immune. After doing Jalaneti, the practice which is required to cleanse your sinuses from that water which was inserted in. So you have to clean the water out. So to clean the water out, we have to breathe in and breathe out, throw the air out from the one nostril. And through the other nostril, same way. This way, you have to breathe out with a throw, right? So you throw out the residue of water within the sinuses. Now, there comes the practice of asanas. Asanas, through activating your energy channels within the body, activating your chakras and nadis, will focus your prana to the part which is required to be focused on.
if your body recognize that you need more blood circulation or pranic flow towards a particular organ, the asanas allow you to use that power of that chakra or the nadi to boost the circulation towards the required organ. So, in this type of pandemic, Sarvangasana, Halasana, Matsyasana, Ardha Matsyendrasana and Yoga Mudrasana helps a lot. These are the practices of asanas which you need to do prior to initiating pranayama. Then comes pranayama. In pranayama, there are two pranayama that helps a lot in prevention from this type of nasopharyngeal invaders invading the inside and causing disease. That is, one is Anulom Vilom and other is Brahmari Pranayama. Anulom Vilom cultivates your nadis to function as per your need. When your need is to boost your immune, body automatically decides that the left nostril should be activated. This decision is intuitive decision and we live with these intuitive decisions for the life. Though we don't recognize this, but we live our life with this intuitive recognition of need and response. Your body will respond according to the need of the time. That is the main idea of asanas, that energy can be focused at a particular part or particular organ or particular system to increase the functioning of that system or that part of that tissue. Then comes pranayama. Now these pranayams, what pranayam will do? Pranayam will allow the cultivation of the energy flow towards a particular part and oneness with the Ishwara, right? So that intuitive pranic flow can be maintained properly. Anulom Vilom, as I told you, cultivates your nostrils, right, to behave in a required manner. And then Brahmari. Brahmari is a humming bee sound that I'll show you both the pranayams. Brahmari is a humming bee sound that not only soothes your mind, relieves your stress, but also boosts your immune, the upper part of the lymphatic system. You have a great supportive system, immune system in the form of lymphatic channels. When these lymph nodes are activated, they can prevent you from any infections. And not to panic. See, stress increases the catabolic hormones, catabolic enzymes, while relaxation and stresslessness increases the anabolic type of hormones and systems and enzymes. See, stress, anxiety, that affects the biochemistry of the body and it will increase all the degenerative changes. It will not support the immune system to function properly, right? So to support our immune system to function properly, we need to do some relaxation also. So for that we have Shavasana and meditation. Meditation is nothing but to allow your intuitive powers to manifest as per your requirement. See, it is the total
highest level of awareness. You cultivate the highest level of awareness. When this is called highest level of awareness, it is called then when you can easily listen to the intuitive powers within you, right? Because in a state of meditation, you are highly aware of conscious, subconscious, superconscious and cosmic. So this awareness is cultivated through dhyana. Dhyana enables your mind to function in a way that is required. Also, we have some mudras that will help you in this type of pandemics and preserve your immune, that are Brahma Mudra and Sambhavi Mudra. Sambhavi Mudra automatically leads to a state of meditation, right? Once you activate the inner power, right? The core of universal energy within you. So you promote your Ishwar to take the hold of your life. See, you can live with two things. One is the outer guru. You need an outer guru to guide you, or the inner guru, which is also called Ishwar. Your inner guru is conversant with all the factors of life. It is conversant with all the rules and regulations of the life and Prakriti. It is the medium between universal energy source and yourself and your matter. See, in normal life, what we see that matter dominates and plays with the energy. While in a yogic life, what we can see is energy dominating matter and play with it. So, basic fundamental difference is you are doing the same things. Whatever is required, you are doing the same thing every time, but the perception changes, the aspect changes. One, you are doing it for your body and senses. That is called matter dominating energy level and playing with it. While you know your energy source within Ishwar and surrender yourself to the Ishwar so that energy finds its way to manifest for your betterment. This is yogic life. Now, see this type of mudras. Brahma Mudra is holding the breath, pressing your tongue between your teeth, looking up, down, left and right. See, this you have to repeat many times. But you should learn every practices from a learned yoga guru or a mentor, yoga mentor, because if not done correctly, then it will not give you that benefit which is required. So to avoid maximum benefit out of this, you need to do it, learn from your mentor, yoga mentor or yoga guru or a proper yoga teacher, right? Above all this, I would say that in our Upanishad there is a saying that bhavatapena taptana yogo hi paramoshana. Those who are suffering from all worldly grievances, all worldly factors like Adi, Vyadi and Upadhi. Three types of sufferings are there. Adi means God-made problems. Vyadi means the diseases exist in you. And the third is Upadhi. Upadhi means man-made problems created by human beings. And you are suffering because of that. So in this pandemic, what we have is
We have all these three together. We have Adi, Vyadi and Upadi. All these three sufferings are there together. So we have to apply yoga for that. So that saying says that for those who suffer from all the sufferings of the life, yoga only is the resort to them. Yoga only can give you remedy. See, there will be many things researched, invented, like vaccinations will come, very soon vaccinations will come, the drugs will be found out properly, and scientists are working on that. But before that, what we can do is to apply our own wisdom, ancestral wisdom, which has worked for thousands of years without fail. Right? That has prevented and secured us not to have these pandemics. See, another thing I wanted to tell you, that yoga is not difficult to practice. It is very easy. It is inherent. Every individual is a born yogi. These postures are there within your genes. These pranayamic practices are there within your genes. You just have to reactivate those powers within you. And these powers will lead you to use your energies as per your need and as per your wish. Energy can be utilized if energy predominates. Energy only will decide what to be done and what not to be done. But what we insist on, it is the matter to use the energy for material gains, material benefits, right? And taste, touch, these all senses. We are using our energy to satisfy our senses, right? So it should not be done that way. Let the energy decide what is to be done in your body, in your mind, in your life, in your senses. See, you drink water whenever you feel thirsty, isn't it? You drink water whenever you are thirsty. You eat food when you are hungry. Or you keep eating without hunger. Or you keep drinking without thirst. So all these needs are not from the senses. It is the needs of energy level. It is the need of energy. And if you follow the aparigraha principle, not to have anything not to have anything in excess that required. We have to have the things managed such a way that we require less spending of energy and conserving the more energy to keep our body and mind energized, functioning as per the need of the time. Right? So what yoga is all about? To live with a proper wisdom that can give you, that can empower you with all the capacities, all the possibilities of life towards greatness, blissfulness and ecstasy. So I wish all the best to all of you, those who have listened to my video, and please share this video among your friends, groups, so that they also can benefit from the yogic wisdom of India. Namaskar. अभी हमारे इंडियन योग एसोसिएशन गुजरात चैप्टर के कमेटी मेंबर मिस्टर विक्रम मिस्त्री ने लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग कैसे करें,
आजकल की हमारी लाइफ़स्टाइल जिसमें हम ज़्यादातर टाइम तक चेयर पे बैठे रहते हैं। अगर घर पे भी कुछ काम करते हैं तो खड़े-खड़े, जिसकी वज़ह से हमारी बैक की स्टीफनेस बढ़ने लगी है। रात को सोने के लिए जो बेड यूज़ करते हैं, वो भी हमारी बैक के लिए कंफर्टेबल नहीं होता है, जिसकी वज़ह से बैक पेन के इश्यूज़ स्पेशली जब सो के उठते हैं, यानी कि सुबह उठते हैं तब बैक स्टीफ हो जाती है। 75% of people are suffering from back pain. So ऐसे में कुछ एक्सरसाइज, कुछ आसन करके अपनी बैक का स्ट्रेंथनिंग कैसे करें, अपनी बैक को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे हमारे कमिटी मेंबर मिस्टर विक्रम मिस्त्री। उत्थान आसन। बहुत धीरे से दोनों पैर के घुटने एक साथ अपनी ओर फोल्ड करें। दो पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर करें। दोनों हाथ दोनों पैर के पास में। एक गहरी सांस लेते हुए हाथ पे वजन देते हुए बहुत धीरे से अपने कमर को जमीन से ऊपर की ओर उठा दें। इतना ऊपर आए कि आपके चिन का भाग चेस्ट से लग जाए। आंखें बंद, सांस नॉर्मल। जो लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं कि हमें लोअर बैक में प्रॉब्लम रहता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का पेन रहता है, सीवियर नेक पेन या शोल्डर पेन या हंच बैक पेन रहता है, उनके लिए आशीर्वाद का रूप है। इस आसन में धीरे धीरे काउंटिंग बढ़ाते हुए 30 काउंटिंग तक रहने की कोशिश करें। सांस को नॉर्मल रखें। बहुत धीरे से सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आए। बहुत धीरे से दोनों पैर को ढीला छोड़ दें। अब दोनों पैर साथ में, दोनों हाथ आपके बैक के नीचे लेके आए। राइट हैंड का एल्बो नीचे, लेफ्ट हैंड का एल्बो नीचे। नीचे दोनों हाथ साथ में, पैर साथ में। बी वेरी फॉर सिंपल मत्स्यासन। एक गहरी सांस लें। सांस को धीरे से बाहर की ओर छोड़ दें। फिर से एक गहरी सांस लेते हुए हाथ पे वजन दें। अपने गर्दन को उठाएं। मस्तक के तालू भाग को जमीन पे टर्न करें। चेस्ट को उतना एक्सपांड करें। पैरों को नीचे की ओर खींच के रखें। आंखें बंद, सांस को नॉर्मल रखें। इस क्रिया के अंदर ध्यान पूरा लोअर बैक से नेक तक लेके आए, जिसमें छाती का भाग आपका एक्सपांडेड है। पैरों में यदि बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स हैं या खिंचान है तो कर सकते हैं। लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन है या सीवियर लेवल में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का पेन है तो भी कर सकते हैं। जिन्हें नॉर्मल रूटीन में एस्थमा रहता है उनके लिए आशीर्वाद का रूप है। बहुत धीरे से हाथ पे वजन दें। गर्दन को उठाएं। बहुत धीरे से माथा नीचे, हाथ को छोड़ दें, पैरों को छोड़ दें। धीरे धीरे सांस को अंदर लें। धीरे धीरे सांस को छोड़ दें। अब बी वेरी फॉर मार्जर क्रिया साइड ट्विस्टिंग एक्सरसाइज। आपके दोनों पैर साथ में। बहुत धीरे से दोनों हाथ शोल्डर्स के लेवल में सामने साथ में लेके आए। हाथ की हथेली जमीन की ओर। बहुत धीरे से अपने राइट लेग के पैर के घुटने को मोड़ें। राइट लेग के पैर के तलबे को लेफ्ट पैर के घुटने पे लेके जाएं। एक गहरी सांस अंदर लें। सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे से अपने लेफ्ट साइड टर्न करें। लेफ्ट हैंड के सपोर्ट से राइट लेग के पैर के घुटने को पकड़ें। हाथ के सपोर्ट से धीरे धीरे घुटने को जमीन की ओर लगाने की कोशिश करें। जबरदस्ती न करें। माथा ऑपोजिट साइड। आंखें बंद। पूरा ध्यान अपने लोअर बैक में हो रहे स्ट्रेच पे लेके जाएं। सांस को नॉर्मल रखें। आप स्टार्टिंग में 10 काउंटिंग कर सकते हैं। धीरे धीरे बढ़ाते हुए 30 काउंटिंग तक लेके जा सकते हैं। बहुत धीरे से हाथ को वापस लेके जाएं। पैर का घुटना सीधा वापस और पैर को ढीला छोड़ दें। अब दोनों पैर के घुटनों को साथ में मोड़ें।
दो पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का दूरी करें और गैप करें। एक सांस लें, सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे से लेफ्ट साइड टर्न करें। माथा ऑपोजिट, आंखें बंद, सांस को नॉर्मल रखें। कोशिश करें अपने राइट लेग के पैर के घुटने को लेफ्ट पैर के पंजे के आगे जमीन पे लेके आने की। जबरदस्ती ना करें, जितना आपका शरीर आपको साथ दे सिर्फ उतना ही करें। बहुत धीरे से सांस लें और वापस आएं। जो क्रिया आपने लेफ्ट में की है वो ही क्रिया आपको राइट में भी करना ज़रूरी है। बहुत धीरे से दोनों पैर को ढीला छोड़ें। दोनों हाथ को शवासन में ढीला छोड़ें। हाथ उल्टा, आंखें बंद। धीरे धीरे सांस को अंदर लें। बहुत धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़ दें। उठने के समय आपके दोनों पैर साथ में। बहुत धीरे से अपने राइट लेग के पैर के घुटने को मोड़ें। धीरे से लेफ्ट साइड टर्न करें। राइट हैंड का सपोर्ट लें। बहुत धीरे से उठ के स्वस्थता से बैठें। थैंक यू। बढ़ते हुए पॉल्यूशन में हम लोगों को जीना तो है ही। हम कितनी भी कोशिश कर ले बट हम पॉल्यूशन को रोक नहीं सकते, क्योंकि हम इंडस्ट्रीज बंद नहीं कर सकते, हम बाहर जाना बंद नहीं कर सकते, ड्राइव करना बंद नहीं कर सकते, गर्मी के सीजन में एयर कंडीशनर्स को यूज करना बंद नहीं कर सकते। तो इस पॉल्यूशन से अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे बचाए, ये एक्सप्लेन करेगी हमारी ध्रुति व्यास, one of the member of Indian Yoga Association Gujarat chapter. प्रोजेक्ट लाइफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से मैं ध्रुति व्यास आज आपके सामने किस तरह से प्राणायाम उपयोगी है हमारे जीवन में, आज हम उसकी बात करेंगे। कौन कौन से प्राणायाम आज हमारे जीवन में उपयोगी है श्वसन तंत्र के जरूर माध्यम में। तो आज हम स्टार्ट करें प्राणायाम। उसके पहले हम प्रार्थना से स्टार्ट करेंगे। प्रार्थना के लिए सहजता पूर्वक अपनी आंखें बंद कर लीजिए और लंबी गहरी सांस ले छोड़े। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शांत बैठे। दोनों हाथों को रब करते हुए अपने चेहरे पर फैला लें और सहजता पूर्वक अपनी आंखें खोलें। धीरे धीरे अपने श्वास को पहचानें। लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। जब भी हम श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें, अपनी नासिका की ओर महसूस करें किस तरह से हम श्वास ले रहे हैं और किस तरह से सहजता पूर्वक श्वास छोड़ रहे हैं। आज हम जाने प्राणायाम के उपयोग श्वसन तंत्र में। आज जो वैश्विक महामारी है, वायरस, जो कोरोना वायरस से पीड़ित लोग हैं, या तो जो लोग उसके संक्रमण से पीड़ित है, या तो पूरे देश भर में किस तरह से स्वस्थ रहा जाए, उसके लिए हम देखें तो प्राणायाम उसका सबसे बेस्ट उपयोग माना जा रहा है। योग और प्राणायाम का उपयोग अपने जीवन में जो रूटीन करा जाए तो स्वस्थ रहने के लिए कोई भी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए
प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्राणायाम का उपयोग हमारे पूरे शरीर, मन और आध्यात्मिक लेवल को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। तो उसमें कौन कौन से प्राणायाम हमारे रूटीन जीवन में जरूरी है, तो आज हम देखेंगे कि श्वसन तंत्र में प्राणायाम का उपयोग लंग कैपेसिटी बढ़ाता है। धीरे धीरे वो हमारे जीवन में ऑक्सीजन लेवल प्राणायाम के तरीके से बढ़ाता जा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है और पूरे शरीर में शुद्धि के लिए और मन की शांति के लिए प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज हम देखने जाए तो कौन कौन से रूटीन प्राणायाम का अभ्यास जरूरी है। तो पहले उसमें करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए राइट हैंड का उपयोग करते हुए प्रणव मुद्रा करनी है और प्रणव मुद्रा करने के साथ हम धीरे धीरे अपनी नासिका की ओर अपना हाथ ले जाएं और राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर दें। राइट नासिका से बंद करते हुए लेफ्ट नासिका से ब्रीथ इन करें। धीरे धीरे लेफ्ट नासिका को बंद करते हुए राइट नासिका से श्वास को बाहर निकालें। राइट नासिका से वापस श्वास करें। धीरे धीरे लेफ्ट नासिका से श्वास को बाहर निकालें। ऐसे एक राउंड पूर्ण होता है। अब धीरे धीरे हम इसका उपयोग करें। 2 टाइम करेंगे और सहजता पूर्वक करेंगे। जो श्वास हम भर रहे हैं उससे ज्यादा छोड़ने का समय ज्यादा लगाना चाहिए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में से ज्यादा बाहर निकलता है और ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी अपने आप बॉडी में बढ़ जाती है। तो हम स्टार्ट करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास रूटीन जीवन में धीरे धीरे 11 बार करने से अपने जीवन में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और हमारे श्वसन तंत्र को और भी मजबूत बनाता है। इसके बाद हम दूसरा प्राणायाम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ही जरूरी है और हमारी थायराइड ग्लैंड सभी महत्वपूर्ण ग्लैंड में से मेन मानी जा रही है। तो उज्जयी प्राणायाम का बेस्ट उपयोग हमारे सभी ग्लैंड और हमारे हार्मोन लेवल पर कार्य करता है। तो आज हम उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उज्जयी प्राणायाम के लिए पहले गहरी सांस भरें, बाद में गर्दन को, अपनी दाढ़ी को धीरे धीरे छाती से टच करने के बाद श्वास बाहर निकालें। धीरे धीरे गर्दन को ऊपर करें और धीरे से श्वास भरें। इस तरह से उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास आप हर एक आसनों में भी कर सकते हैं। आसनों के अभ्यास में भी उज्जयी प्राणायाम का, उज्जयी श्वास का उपयोग माना गया है,
जो थायराइड वाले व्यक्ति हैं उसके लिए उज्जयी प्राणायाम बेस्ट माना जाता है। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। भंवरे जैसी गुंजन माने भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम का नाद ब्रह्मनाद जैसा, घंटानाद जैसा होना चाहिए। ये करने के लिए ये नाद आपके मन ही मन गूंजना चाहिए। भंवरे जैसी गुंजन आपके मन के अंदर गूंजनी चाहिए। इसके लिए आपके कानों को आप सहजता पूर्वक बंद कर दीजिए। श्वास भरे, सहजता पूर्वक हाथों को वापस ज्ञान मुद्रा में ले लें। इस तरह से भ्रामरी प्राणायाम से निद्रा के प्रॉब्लम वाले पेशेंट को बहुत ही राहत मिलती है और धीरे धीरे हमारे जीवन में भ्रामरी का महत्व बढ़ता जा रहा है। इस तरह से ये 3 प्राणायाम का अभ्यास रूटीन जीवन में करा जाए तो बहुत ही उपयोगी माना जा रहा है। इस तरह से हम हमारे जीवन में प्राणायाम का उपयोग 4 प्रहर में कर सकते हैं, जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर को 12 बजे, बाद में शाम को संध्या काल और रात को। इस तरह से 4 काल में प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। प्राणायाम का अभ्यास सुबह और शाम करने से हमारे पूरे जीवन में एक आध्यात्मिक लेवल, शारीरिक और मानसिक शांति का प्रभाव पड़ता है और ऐसे ही हमारे जीवन में जो आने वाली जो बीमारियां हैं उससे हम दूर रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस प्राणायाम का अभ्यास रूटीन जीवन में करने लगे तो आप उसके चेंजेस अपने जीवन में देख सकोगे। अब हम लास्ट में ओमकार का नाद करते हुए शांति मंत्र का पाठ करेंगे। 3 बार ओम चैंट करेंगे। आंखें सहजता पूर्वक बंद कर दें। गहरी लंबी सांस ले छोड़े। शांत बैठें, ओमकार को महसूस करें। शांति मंत्र करेंगे। ओम शांति शांति शांति। सहजता पूर्वक दोनों हाथ की हथेलियों को रब करें अपने आंखों पर और अपने पूरे बॉडी पर एनर्जी को स्प्रेड कर दीजिए और शांति से आंख खोलें। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं द्रुति व्यास आज के लिए आप सबकी आभारी हूँ। नमस्ते। रुचि
श्रुति व्यास से हमने ये तो सीख लिया कि अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे हेल्दी रखा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्राणायाम। अभी हमारे मिस्टर राजीव मिश्रा, he is presenting the live project from गुजरात। वो हमें बताएंगे कि हमारी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए, बिकॉज पोल्यूशन है, इसके साथ साथ जो हम खाना खाते हैं उसमें भी बहुत सारा कह सकते हैं ना कि फर्टिलाइज्ड फूड होता है, और जो हमारी लाइफस्टाइल आजकल है उसमें हमारी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाए। हमारी इम्यूनिटी बहुत डाउन हो गई है बिकॉज हम लोग रफ एंड टफ लाइफ नहीं जी रहे आजकल, बहुत प्रोटेक्टिव लाइफ जी रहे हैं। सो जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी कम होती जा रही है। छोटे छोटे बच्चों को बार बार डिसीज होते हैं, और स्पेशली जब सीजन चेंज होता है तब ज्यादातर लोगों को वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। सो ये हमारी लैक ऑफ इम्यूनिटी है कि थोड़ा सा कुछ चेंज हुआ और हम लोग बीमार हो जाते हैं। तो कैसे अपनी इम्यूनिटी प्राणायाम से हम लोग बढ़ा सकते हैं, वो एक्सप्लेन करेंगे हमारे मिस्टर राजीव मिश्रा। वर्तमान समय में पूरा विश्व एक गंभीर महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी ने पूरे विश्व को सोचने पर मजबूर कर दिया। जरूरत है आज के इस समय में हमें शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहने। योग में शरीर के रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कई सारे आसन, प्राणायाम, मुद्राएं, ध्यान और शुद्धिकरण क्रियाओं का जिक्र किया गया है। आज मैं आपको प्राणायाम के द्वारा हम कैसे स्वस्थ रह सके यह बताने की कोशिश कर रहा हूं। प्राणायाम में श्वास प्रश्वास के ऊपर नियंत्रण का होना बहुत जरूरी है। योग शास्त्रों में कहा जाता है यदि आप व्यवस्थित ढंग से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो समस्त प्रकार की व्याधियों से आप बच सकते हैं। तो प्राणायाम का विस्तृत उल्लेख योग शास्त्रों में है। तो सबसे पहले हम कपालभाति से शुरू करेंगे। आप किसी भी स्थिति में सुविधापूर्वक बैठ जाएं, हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा में बनाए रखें। अब आप सहजता के साथ, कोमलता के साथ अपनी आंखों को बंद रखें और अपना पूरा ध्यान श्वास को बाहर छोड़ने की तरफ केंद्रित करें। पूरी ताकत के साथ आप श्वास को बाहर छोड़ें। आप देखेंगे कि जब आप श्वास छोड़ते हैं तो आपके पेट की मांसपेशियां भीतर की तरफ, अंदर की तरफ जाती हैं। इस क्रम को आप 1 मिनट तक लगातार कर सकते हैं। ध्यान रखना ये है कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप की समस्या हो, उन्हें इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए अथवा किसी योग्य योग शिक्षक के मार्गदर्शन में ही इन अभ्यास को करना चाहिए। अगला अभ्यास अब हम करेंगे जिसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम।
मित्रों, अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए अपने हाथ की हस्त की मुद्रा इस तरह से बनाएं। अब हम अपने अंगूठे को दाहिनी नासिका पर रखेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को लें, राइट से छोड़ें, राइट से लें और लेफ्ट से छोड़ें। अब धीरे धीरे श्वास को अंदर की तरफ आपको लेना है और धीरे धीरे श्वास को बाहर की तरफ छोड़ना है। श्वास लेने और छोड़ने में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी, एकदम धीरे धीरे श्वास लीजिए और छोड़िए। बाएं से इनहेल, दाएं अर्थात राइट से एक्सहेल, छोड़िए। फिर दाएं से श्वास लीजिए, बाएं से छोड़िए। इस क्रम को आप 3 से 5 मिनट तक आराम से कर सकते हैं। अब इसके बाद उज्जाई श्वास, उज्जाई प्राणायाम का उल्लेख आता है, जिसमें जब आप श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो श्वास की जो आवाज़ है वो आपके कंठ पर महसूस होती है। उस हिसिंग साउंड को आप फील कर सकते हैं। जब सांस लेंगे तो भी श्वास के टकराहट की आवाज़ आप गले में महसूस करेंगे और जब आप श्वास छोड़ेंगे तब भी श्वास की उस आवाज़ को आप गले में महसूस करेंगे। इस तरह से आप 3 से 5 मिनट तक अभ्यास कर सकते हैं। अब हम अगला अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। मित्रों, भ्रामरी प्राणायाम के लिए आप हाथों को इस अवस्था में भी रख सकते हैं, कान के ऊपर, आंखों के ऊपर, नाक के ऊपर अपनी उंगलियां स्पर्श करती हुई होगी, अथवा आप इस तरह से भी भ्रामरी अभ्यास कर सकते हैं। जैसे भी आपको अनुकूल हो, किसी एक अवस्था का चयन करें और भ्रामरी जिस तरह से नाम से स्पष्ट है, एक भ्रमर की तरह, जस्ट लाइक ए बजिंग बी, एक साउंड जो है वो प्रोड्यूस, वो जो है आपको उत्पन्न होता है। उस साउंड के वाइब्रेशन को आप अपने मस्तिष्क में अनुभव कर सकते हैं। एक लंबा श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए भावरे की तरह उच्चारण कीजिए, दांत कीजिए। पुनः दूसरी बार श्वास लीजिए, पुनः एक बार श्वास लीजिए और छोड़ते हुए साउंड प्रोड्यूस कीजिए। तो इस प्राणायाम को आप 3 से 5 बार आप कर सकते हैं। अब हम 3 बार ओमकार करेंगे। ओमकार के लिए आप एक लंबा गहरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए ओमकार का नाद करेंगे। आंखों को सहजता से बंद कीजिए। पुनः श्वास भरिए। पुनः श्वास भरिए।
शेष आंखों को खोलिए। लाइफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्रोजेक्ट लाइफ, रेसकोर्स रिंग रोड, राजकोट। इंडियन योग एसोसिएशन गुजरात चैप्टर आप सभी की सुखाकारी की कामना करता है। आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और योग को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएं। आशा रखता हूं कि योग के द्वारा, योग के नियमित अभ्यास से आप स्वस्थ जीवन को व्यतीत करेंगे। योग करें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। ऐसे ही पैंडेमिक अभी थोड़ा ही दूर गया था कि हमारा फर्स्ट फाउंडेशन डे आ गया। गुजरात चैप्टर ने 1 साल कंप्लीट कर दिया। हमने अपना जो फर्स्ट फाउंडेशन डे का सेलिब्रेशन था उसको भी ऑनलाइन ही सेलिब्रेट किया था बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। उसमें भी हमारे बहुत बड़े बड़े योगा गुरु जुड़े थे। उन्होंने बहुत अच्छा नॉलेज शेयर किया था। हमारा जो टैगलाइन था दैट इज वननेस फॉर वेलनेस। सो वननेस फॉर वेलनेस के ऊपर हमारे सारे योगा गुरु ने बहुत अच्छा नॉलेज शेयर किया था, जिसकी कुछ छोटी छोटी झलक मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। बट डोंट मिस कि हमारे सारे वीडियोस पूरे हमारे YouTube चैनल पे है। अगर आपको थोड़ा और इंटरेस्ट आए और वहां पे जाना है तो आप लोग वहां पे जाके डेफिनेटली देख सकते हो। प्रणाम एवरीवन। आज के ये कार्यक्रम में गुजरात इंडियन योगा एसोसिएशन के चैप्टर के फाउंडेशन डे पे ये योगिनार में हम सब आपका स्वागत करते हैं और बहुत ही खुशी है कि आप जुड़ पाए हमारे साथ आज। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योगाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। एकत्व की जहां बात आती है, योगेश्वर भगवान कृष्ण ने गीता में एक श्लोक के माध्यम से जो बात कही है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तेषां अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। उस ब्रह्म तत्व को सब में देखना है। हम ब्रह्मवंशी हैं। एक ऐसा एकत्व यदि हम सब में अनुभव करने लग जाएं, जब राग और द्वेष समाप्त हो जाएगा, सुख अनुशय्यः रागः दुख अनुशय्यः द्वेषः, यह जो काल चक्र है, ये जो जीवन चक्र है, ये राग और द्वेष के साथ आगे बढ़ता है। संस्कारों से हम आगे चलते हैं, कर्माशय से आगे चलते हैं। जब ये एकत्व की भावना हो जाएगी, वो ब्रह्मत्व की भावना स्थापित हो जाएगी, हम ब्रह्मवंशी अपने आप को समझने लग जाएंगे, सब लोग में उस परमात्मा तत्व को देखने लग जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जीवन यहीं इस धराधाम पे ही स्वर्ग हो जाएगा। आइए तदह द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, अपनी सहज अवस्था को हम प्राप्त करें। मन के वृत्तियों को रोकते हुए, मन के विचारों को रोकते हुए उसको दिशा देनी है, रोकना ही नहीं, बाधित ही नहीं करना, केवल दिशा देनी है, उसे ऊर्ध्वगामी बनाना है, मूलाधार से सहस्त्रार चक्र की इस यात्रा को पूर्ण करना है और उस पूर्ण में ही अपने आप को स्थापित करना है, वह अनुभव करना है। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबको मेरा प्रणाम। And I'm so happy to be with you all in this wonderful virtual celebration of the first foundation day of IYA of the Gujarat chapter. And rightly, the opening has been done by our Jaideep ji, and he's brought out this beautiful thing, Yomam Pashyati Sarvatra, Sarvancha Mai Pashyati, is the right shloka for the theme that you have chosen. One who sees that pure consciousness everywhere and everything sees the same everywhere is the key essence, and that is our pure consciousness. Modern science has in search for reality reached a stage
where we understand probably everything in the physical world. We know that every object is made out of molecules. They are made out of atoms. Atoms made of protons, neutrons, electrons, fundamental particles, and they are all made out of energy. You can calculate in every object how much of energy is there. E equals mc square. So we have an electromagnetic field that forms the basis of the whole physical world. And in this electromagnetic field, which generally we can call it as the Annamaya Kosha, featured by energy, electromagnetic field, then science is progressing to go beyond the physical. Either something beyond the physical is the question that is raised. And Fritz of Capra wrote that science is in a turning point to move beyond the physical. So the search for reality continues in the modern science. And correspondingly, based on this understanding of the physical world, we were able to adopt this knowledge base to develop technology. Thanks to technology, even in these difficult COVID days, we have been able to meet online. And what a grandeur to see that we all are together on a platform that we have built. And based on this, now science is moving further. Whereas our ancient masters, thousands and thousands of years back, maybe millions, who knows, they have been able to fathom the whole creation. They understood that beyond this physical energy field, then we have the bioplasmic field or the pranic field. And then we have the mind field or the astral field. Then we have the information field or the knowledge field. And then we have the bliss field. So 5 layers. They call it as the gross, the subtle, and the causal. In Vedanta, it's called Sukshma Sharira, then the Karana Sharira, and the gross one we have the Stula Sharira, Stula, Sukshma, and Karana Sharira. But Taittiriya Upanishad and others brought this as the 5-layered thing. And all these fields are in continual interaction with one another. And they're all governed by their own laws. And as we go to deeper and deeper dimensions of these fields, then we have the higher and higher laws, which comprehend more and more dimensions of knowledge, bliss, energy, and freedom. We become more and more free as we go. And according to the Yoga Shastras, the physical health is governed by all these interactions. And the imbalance in one can bring about imbalance in the other. Particularly the NCDs, non-communicable diseases, are governed by the imbalances in the mind field. And that imbalance is called the Adhi. And that brings an imbalance in the Pranamaya Kosha, the bioplasmic layer. And that percolates down to the physical body. And there's a big change of imbalance in the brain level, the left and the right brain, then autonomic imbalance, endocrine imbalance, imbalances in all organs and systems of the body. And when this continues for long, then it brings about what you call as the disease. And that is called the Vyadhi. Adhi becoming the Vyadhi. So wellness is what we all want. According to the definition of health by the World Health Organization, the health is not merely absence of a disease or an infirmary, but is a state of well-being at the physical, mental, social, and in brackets, spiritual levels. Yoga is a cultural heritage of India and a way of healthy living, which is being practiced since ages. Having a history of thousands of years, yoga works well both for material and spiritual upliftment of the humanity. So yoga is a set of practices which encompasses the physical, mental, and spiritual disciplines originating the ancient India. It has spread and has been adopted both within the India and abroad in the recent year due to the immense benefit that occurs from it on all these levels. The United Nations General Assembly has designated the 21st of June as the International Day of Yoga, a testament to its popularity. The Ministry of Ayush has been established to ensure the optimal development and propagation of Ayush system of healthcare. The last few decades have seen a great renaissance of the unique and exalted yoga tradition of India. That yoga has gained immense popularity all over the world is a universally accepted fact. Nowadays, the people from all over the world are thronging to India to know the nuance of the yogic practices predominantly from the points of view of wellness and therapeutics. However, the principal aim which the ancient India sees to whom the unique truth of yoga were
relieved did not envisage that the application of yoga would be limited to the wellness and therapeutic alone. They were of the opinion that the principal and final goal of yoga was self-realization rather than practice of asanas and pranayama alone. Practices of these two aspects, two was subsidiary to the principal objective of the self-realization. Further, today, yoga is also gaining ground as a therapeutic science that is evidence-based and is being proven so by modern scientific experiments that are also being well documented. This year, International Day of Yoga 2020 was observed on the 21st of June 2020 with the theme Yoga at Home, Yoga with Family, as per guidelines restricting the mass gathering in view of COVID-19. આનંદ ખૂબ જ આનંદ કે આ ગુજરાતમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ actually IYA આવો પ્રોગ્રામ નક્કી કર્યો છે. It's my great joy to greet Honorable Shri Sripad Yesso Nayak ji, our Minister of Ayush India, who has graced this occasion and done much tremendous spreading this Ayush all over the globe, besides, of course, our Modi ji. I'm also very happy to be here for this online conclave of Gujarat chapter of Indian Yoga. Thank you for inviting me to speak and share my views. I'm also honored to meet Sister Mittal Kotecha. I've been seeing her husband quite often, but it's the first time I'm seeing her. And great that you are one of the ladies in Gujarat who are driving this project. Acharya Birju Maharaj, Srimati Mittalji, Rajiv Mishraji. I don't know if Ms. Udasi is there or not. She shares my same name, Kamlesh. Namaskar to my co-governing council members of India Yoga Association who are with us here today, especially Sri Dr. H.R. Nagendraji, whom we address very fondly as Guruji. Also, Sri O.P. Tiwari-ji, Executive Council of Indian Yoga members, Subodh Tiwari-ji, Anand Balayogi. I don't know, they're not there, I think, on the screen. And Sri Chandra Singh Jalasi, Vice Chancellor of Lakhlish Yoga University, Ahmedabad. Not too far from this university is our ashram in Adalaj, Sri Ramchandra Mission, behind the, I think, police precinct. Many a times one wonder and wants to connect through yoga. And yoga has been badly understood, as Sripadji has already narrated, that unfortunately, it's a very bad fortune that we are sailing through, that yoga and asanas have become synonymous. It's a big tragedy. So much of importance is given to asanas, it is mind-boggling. Does it deserve so much of importance? When you build a house, you need a great foundation. Without that foundation, however beautiful the structure may arise, it will collapse. Asanas, it's just one of the steps, one of the angas. You may become physically very strong. Your Anandamaya Kosha may be left behind. Your Annamaya Kosha is becoming very strong. But what if your moral fibers, if your character, if you're hollow from inside yourself, how will you support? Even though your Manomaya Kosha may be strong through pranayama, through contemplation, etc., still you're left behind somewhere. We have to have overall health, not just physical, not just mental, not just emotional. We have to include spiritual health as well, which is largely forgotten. See? When you see, I will show you one chart that I have prepared, which is we call Sadhana Chatustaya, and there is Sat Sampati. And in Sat Sampati, there are two steps. In Sadhana Chatustaya, you can see this. You can make it slightly smaller so they can see. Still smaller. Fit the screen perhaps, not this one. Okay. The green ones, light green ones, are the one which talks about Chatustaya. And then the blue ones are talking about Sat Sampati.
And within Sansampati, when we move to the steps after steps, and there is Pravritti and Nivritti. And in Pravritti, we come across finally Patanjali Ashtanga Yoga. And that's where, in a very small way, asana as one of the angas is hidden. So out of all this, God knows, 40 plus steps, asana is only a very small thing in the field of yoga. So my submission to our association is, please don't exclude other things. Other things are also very paramount. You may develop, as I say, physical muscles and mental frame. Very intellectual people, very intelligent people can become perfect criminals, as you know. We have to strengthen the inner character, inner moral strength. When we have, for example, when you're in a state of meditation, as they say, I have gotten rid of all the vrittis. There is nothing to distract you from anywhere. And you have become so sthit pragya. Now, when we arrive at such a level of consciousness, which Guruji was highlighting on, level of consciousness, person with such a consciousness will do or follow the niyamas without being told. He will also avoid all those defects, bad things we call yamas, automatically. You will not have to tell him, please don't do this. So when we arrive at a refined level of consciousness, that one becomes automatic in one's own action, in choosing what is right, what is wrong. The very first step in sadhana chatushtaya, the very first step is viveka, discrimination. મારે શું કરવું, મારે શું નહીં કરવું, સાચું કામ કયું, ખોટું કામ કયું, કયો નફાવાળું વસ્તુ છે, કયું નુકસાનવાળી વસ્તુ છે, કયું મને મારા ભોજનમાં સારું રહેશે કે નહીં રહેશે. સિમ્પલ વસ્તુઓ એને તરત જ આપણે જાણવી હોય તો ઓટોમેટિકલી એનો જવાબ અંદરથી આવી જવો જોઈએ. નહીં તો એ માણસની વૃત્તિ બેકારની. आप हम वैसे ही थोड़े इतना डूब गया था मैं राजी के टॉक में, मुझे ध्यान नहीं था कि कहाँ घड़ी चली गई. अतः मैंने निश्चय किया है कि दूसरे लोगों के टाइम पर अप्रोच न करके मैं स्वयं अत्यल्प बोलना चाहूंगा. मैं एक बहुत बड़े योगी का कथन मुझे याद आ रहा है. उन्होंने कहा था आज से 80 साल पहले, no, 86 years before, yoga has a complete message for humanity. It has a message for the human body. It has a message for the human mind. Also, it has a message for human soul. Will young people come forward to carry this message, not only in India, but every corner of the world? Today, we see it is happening. और मैं इतना ही कहना चाहता हूं आज, क्योंकि दूसरे लोग बोलने वाले हैं, कि बहुत अच्छा एक दोहा है हिंदी में, काम क्रोध मद लोभ की जब तक तन में खान, क्या मूर्ख क्या पंडिता दोनों एक सम. धन्यवाद. सबसे पहले तो इंडियन योग एसोसिएशन गुजरात चैप्टर की स्थापना का दिन है आज. तो उसके लिए मैं गुजरात के सभी साधकों को, योग साधकों को और गुजरात के सभी योग गुरुओं को बधाई देता हूं कि इंडियन योग एसोसिएशन आपके पास आया है, आपके घर तक आया है, आपको अपलिफ्ट करने के लिए, आपको दाजी ने जो बताया वैसे योगमय बनाने के लिए. इसलिए हमारा ये संकल्प है कि जय जय गरवी गुजरात, योगमय गुजरात. हमें गुजरात को योगमय बनाना है. तो IYA की जो मेहनत है वो हमें प्राप्त हुई है आज, और हम IYA सामने चल के अपने पास आया है. तो हमें IYA के सभी सदस्यों का, सभी डिग्निटरीज का धन्यवाद करना चाहिए. और हमारे ऊपर गुजरात के एक दिग्गज योगी मेरे गुरुदेव स्वामी मनोहर जी महाराज का आशीर्वाद है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. यहाँ पर हमारी टीम, धन्यवाद देता हूँ हमारी टीम को कि बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत हार्ड वर्क कर रही है आप तक पहुंचाने के लिए योग को एज इट इज. हम लोग योग को जैसे दाजी ने बताया, जैसे तिवारी जी साहब ने बताया, मेरे गुरु जी हैं, तो तिवारी जी ने बताया जो वो परफेक्ट बात है.
तो योग को एक इंक्लूजन में लेना है, वननेस और वेलनेस में जाना है। ये वननेस जो मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा के से हमें प्राप्त होती है, जो महर्षि पतंजलि ने जो हमें क्वालिटीज बताई है, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये 4 क्वालिटी से ही हम अपो आप यम नियम का पालन करते हैं और योग में इनिशिएट करते हैं। तो ये 4 क्वालिटी डेवलप करना बहुत जरूरी है, और इस क्वालिटी को डेवलप करके ये कमिटी बहुत अच्छा काम कर रही है, और आपके पास जल्द ही आएगी, आपके इंस्टीट्यूट तक, आपके स्टूडियो तक, और आपको योगमय बनाएगी। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का, विजय भाई रूपाणी साहब का। उन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत वेल विशेस दिए हैं, और उन्होंने अपने अपने आशीर्वाद हमें एक्सटेंड किए हैं, ब्लेसिंग्स हमें एक्सटेंड किए हैं। तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ उन्होंने क्या बताया है, ये टीम को बताया है। सप्रेम नमस्कार। योगा इज द जर्नी ऑफ द सेल्फ, थ्रू द सेल्फ, टू द सेल्फ, right? Yoga being a mode of exercise doesn't contain itself with the fine tuning of the body only, but it is the way of life which trains a human to know oneself through the medium of body. The body will become the sadhana, right? It is a journey from external physical world towards the knowing the inner spirituality, as Daji rightly said, right? I am pleased to learn that the Indian Yoga Association Gujarat chapter is organizing this virtual celebration of its first foundation day on 29th of December 2020. I hereby extend my heartiest best wishes to Gujarat State Chapter Committee of IYA and all the participants. All the participants means all the public of Gujarat, all the participants in this event for successful and enlightening celebration. Namaskar. See, the CM sir has extended his best wishes to us. Now, not only that, my Gurukul brothers are there. They have to speak now. So I end here. Extend best wishes to all my committee members to flourish with enlightening experience. Right? Thank you. Such a pleasure to be here. I'm offering my humble salutations to all the Mahanubhavu, all the great people who are part of this celebration. It is a true yoga when we can all come together in spirit to celebrate oneness. And I was enjoying the very strong, heartfelt message from Daji, a very, very strong message which resonates deeply with my heart. The heart of yoga is where we need to be. We have got lost in the body of yoga. Yoga, like modern medicine. Once upon a time, modern medicine was an art with a heart. It then became a science with a head. And now modern medicine is a business with a wallet. We have to be careful that this doesn't happen to yoga also. We have to retain the heart, the art of yoga. Because it is in that heart of yoga that wellness lies. Wellness cannot manifest when there is a sense of duality. As long as we feel different from the universe in which we live, how can we be healthy? How can we be happy? It is only in that moment of oneness with the universe, when we as the individual realize we are the universe. The drop understands it is the ocean. It is not an individual drop, but it is the vast, expansive ocean itself. Every practice in yoga, be it asana, pranayama, mudra, bandha, dhyana, the whole samyama in the Vibhuti Pada of Maharishi Patanjali, he talks of the vibhutis that come from the samyama, dharana, dhyana, samadhi, trayam ekatra samyamaha. When that dharana becomes dhyana, becomes samadhi, at that point the siddhis manifest. These siddhis are not some supernatural powers for exhibition. They are not magic powers, but they are milestones on the path towards Kaivalya. When we realize that oneness, and that is where every yoga anga is not something you do, but it is something you become. Hari Om.
I would like to congratulate the organizers to arrange a very systematic program on the first foundation day of Indian Yoga Association Gujarat chapter, particularly Acharya Birju ji, Mittal Koteja ji, and Mrs. Ekta. Most respected Sripad Yasho Naik ji, Honorable Minister of Ayush Government of India, Param Shraddheya Professor Nagendra Guruji, Param Shraddheya आदरणीय कमलेश पटेल जी, दाजी, परम श्रद्धेय ओपी तिवारी जी, सबके चरणों में मेरा प्रणाम। रेस्पेक्टेड डॉक्टर आनंद बालयोगी जी, माय डियर जयदीप आर्य जी, माय डियर सुबोध तिवारी जी, नमस्कार। I am very much thankful to the organizers for giving me opportunity to share few words and invite me as a special guest on this wonderful occasion. Members of the Gujarat chapter, it's a very vibrant state chapter of Indian Yoga Association, और मैं सभी को बधाइयां देता हूं। जब आप अंतिम स्पीकर हो तो आपके समक्ष काफी चैलेंजेस होती हैं। सबसे बड़ी चैलेंज ये होती है कि आप जितना कुछ बोलना चाहते थे वो सब बड़े गुरुजन बोल चुके हैं, तो आपके पास कुछ बचा नहीं। तो जो कुछ बचा है वो मैं आपसे शेयर करूंगा, और जितने भी दर्शक यहाँ पर हैं जो इस ज्ञान प्रवाह में बह रहे थे, अब मैं और ज्यादा ज्ञान प्रवाह को नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि हो सकता है फिर कुछ लोग समाधि की ओर चले जाएं। तो संक्षिप्त रखते हुए सभी को शुभकामनाएं देता हूं। एक महत्वपूर्ण चीज जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, हम हमेशा ये प्रश्न करते हैं, किमर्थम क्रियते क्रिया, आप जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। हमने इंडियन योग एसोसिएशन बनाई, किस लिए बनाई, हमने इंडियन योग एसोसिएशन का गुजरात चैप्टर बनाया, क्यों बनाया, ये समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी लोग योग के क्षेत्र के हैं, और हम सभी लोग ये मान्यता रखते हैं कि योग एक होलिस्टिक साइंस है, एक समन्वय का शास्त्र है, और जिसमें दार्शनिक भाग और वैज्ञानिक भाग दोनों ही आते हैं। आज जो हमारे प्रबल विद्वान और गुरुजन का हमको संदेश था, वही हम सब मानते हैं कि योग सिर्फ शारीरिक रूप पर ही नहीं रहना चाहिए, लेकिन शरीर, मन, समाज और अध्यात्म, ये चारों का समन्वय होना चाहिए। इट शुड बी सिंथेसिस ऑफ the physical, the mental, the emotional and the spiritual sides. हम सभी लोग इस आधार स्तंभ को मानते हैं। उससे ज्यादा हम ये भी मानते हैं कि हो सकता है इस आधार स्तंभ पर खड़े हुए हम लोग विभिन्न तरीकों से इसको पहुंचना चाहते हैं। We might have little variant means to reach the same goal, ये भी हम मानते हैं। लेकिन इसी विचारधारा को साथ में रखते हुए हम लोगों ने इंडियन योग एसोसिएशन की संकल्पना की, और आज हम साथ में हैं कि हम सभी लोग मिलकर इस विचारधारा को आगे बढ़ाएं, एक मनुष्यगण के प्रगति के लिए, कि जिस प्रकार का योग हमको आगे ले जाना है वो योग हमारे शरीर, हमारे मन, हमारे सामाजिक व्यवस्था और हमारे आध्यात्मिक मनोबल को बढ़ाता। So it has to be that holistic science which we need to promote. तो सबसे अच्छी चीज ये है कि हम सभी लोग साथ में आज प्रथम वर्ष की जो एनिवर्सरी है गुजरात चैप्टर की, एक साल में काफी काम का प्रयत्न किया। मुझे लगता है नींव बंध गई है और अब आगे कार्यशील होने के लिए सब लोगों की तैयारी है। और आखिरी में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि देखिए, आजकल के युग में जानकारी की कोई कमी नहीं। आज मैं अगर आपसे कुछ कहता हूं तो 2 मिनट में आप लोग अपने मोबाइल फोन पे जाके या तो गूगल बाबा या गूगल देवी पर देखना शुरू करेंगे कि उसका मतलब क्या है। तो जानकारी की कोई कमी नहीं। जानकारी में थोड़ा आप डुबकी लगा ले तो शायद ज्ञान भी प्राप्त हो जाए, लेकिन वो ज्ञान भौतिक है। योग एक सबसे जरूरी कला सिखाता है। वो कला है कि ज्ञान के प्रवाह में जब डुबकी मारते हैं तब प्रज्ञा जागृत होती है। When you try to experience knowledge, that is the time when wisdom seeks in. तो हम सब लोगों का यही प्रयास होना चाहिए कि अभ्यास करते हुए
योग के अष्टांग अंगों का पालन करते हुए एक साथ मिलकर हम इस योग के दर्शन को आगे कैसे ले जाएं और हम दुनिया तक कैसे पहुंचाएं जो वास्तविक योग का स्वरूप है। तो मैं